तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 422 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफिंग अपने हिनवन लाइफ इन डॉग के ब्लेड को बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। उसी के साथ हमें बताया जाता है कि लूफिंग अभी लॉर्ड बन चुका होता है, जिसकी वजह से लूफिंग की पहले के मुकाबले मेंटल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है और वो बड़ी आसानी से उन सबको कंप्रीहेंड कर रहा होता है। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि लूफिंग ने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन से लाइफ को समझ लिया होता है, एक्यूमुलेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी जो हार्मनी होती है डॉग के साथ वो काफ़ी परफेक्ट बैठ जाती है और लूफिंग को इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात मिलती नहीं है। और सिर्फ एक ही दिन में लूफिंग ने अपने एक फर्स्ट वर्जन ऑफ ह्यूमन ब्लेड डॉग को क्रिएट कर दिया होता है। मतलब इसमें अपने लूफिंग वही ट्रायल एंड एरर वाला गेम खेलने वाला है, जिसके साथ लूफिंग उसको देखते हुए कहता कि मेरी ह्यूमन ब्लेड डॉग वो ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शन सिस्टम के जैसे ही काम करती है, जो कि सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर्स को ही परसीव करती है। जिसके साथ वो ये भी बताता है कि अगर मुझे अपने ह्यूमन लाइफ एंड डेड डॉग को परफेक्टली कंबाइन करना है अपने ह्यूमन ब्लेड डॉग को, तो उसके लिए मुझे ह्यूमन लाइफ एनर्जी और साथ में डॉग डेट भी चाहिए, जिसमें इन्फिनाइट एनर्जी भी शामिल होगी, जिसकी वजह से मैं सारी एनर्जी को एक साथ मिला के अपने ह्यूमन ब्लेड डॉग को क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जब कोई बंदा इन्फिनाइट एनर्जी को पोजेस कर देता है, ऑफकोर्स ये लॉर्ड से, तो इनके पास इन्फिनाइट एनर्जी होंगी ही, भले ही वो ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो बाद में रिप्लेनिश जरूर हो जाती है। अब जब कोई बंदा इन्फिनाइट एनर्जी को ले लेता है तो उसकी कंबाइंड पावर अल्टीमेट डिस्ट्रक्टिव के साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और जब लूफिंग ऐसा करेगा तो तभी लूफिंग वैसे एंचेस्टर्स को मार सकता है जिसके पास बहुत ही भयंकर वाली वाइटैलिटी होती है। जिसके साथ लूफिंग अपने फर्स्ट को क्रिएट कर चुका था तो उसको टेस्ट करता है। लूफिंग बैठे बैठे ही ब्लड केन टेरिटरी के बीच में अपनी पावर्स को यूज़ करता और सिंगल सा फ्लिक मारता, जैसे स्पाइडरमैन अपने रिस्ट में से जान निकालता वैसे ही लूफिंग भी अटैक करता है। उसकी पान एक ब्लेड जैसी बन जाती है और उस ब्लेड्स के अंदर से टेरिफाइंग ब्लेड लाइट निकलती है, जो कि एंडलेस स्पेस टाइम को तोड़ते हुए पूरे के पूरे ब्लड सी को दो आधा कर देती है। मतलब पूरे के पूरे ब्लड सी जो कितना बड़ा है, लूफिंग के एक सिंगल से सिंपल स्ट्राइक से वो दो आधी हो जाती है। इसके साथ लूफिंग कहता है कि मेरी जो फर्स्ट वर्जन ऑफ ह्यूमन ब्लेड डॉग है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज मौजूद हैं, बहुत सारी दिक्कत हैं। ये सिर्फ क्लोज रेंज में ही काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मैं इसमें की लॉकिंग का यूज़ कर रहा हूँ। अब जो बंदे की लॉकिंग के बारे में जानते हो तो ऑलरेडी पता हुआ कि ये क्या होता है। की लॉकिंग समझ तो एक लाइफ एनर्जी के जैसे है कि वो पावर्स जो कि बंदे लगातार यूज़ किया करते हैं, सारे बंदे अपने की को तो यूज़ किया ही करते हैं, ड्रैगन बॉल वाले बड़ी अच्छे से जानते होंगे। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि लेकिन जबकि लूफिंग की एनर्जी को लॉक करके अटैक करता तो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो की लॉकिंग खत्म हो जाती है और लूफिंग भी अभी गारंटी नहीं दे सकता कि वो उतनी दूर तक लॉक कर सकता है, क्योंकि जिस लेवल के लॉर्ड्स और ह्यूमन चेस्टर्स हैं वो एक सिंगल मूवमेंट में बहुत बड़ी डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं। और अगर किसी बंदे के ऊपर हमें खतरा बनाकर रखना है तो हमें एक लॉक ऑन सिस्टम को तो बनाकर रखना है कि वो दूर भी भाग जाए तो हम उस पर अटैक कर सके। जिसके साथ लूफिंग फिर से अपने ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्टिव पावर्स को यूज करने की सोचता है और कहता है कि चलो इसको टेस्ट करते हैं। और यहाँ पर लूफिंग अपने ग्रेटेस्ट नहीं बल्कि एक सिंपल ऑरिजिन डिस्ट्रक्टिव पावर्स को यूज करता है और एक वेव ऑफ हैंड से लूफिंग अपने स्वाम ग्रेटलिंग स्टार्स को फिर से निकालता है। इसमें सिर्फ महज 360 मिलियन स्टार्स ही मौजूद होते हैं और लूफिंग सामने की तरफ निशाना लगाता है क्योंकि यहाँ पर लूफिंग अब लॉक भी कर सकता था। वहाँ पर लूफिंग लॉक करता है और स्टार्स जाते हैं, ब्लास्ट होता है, बहुत भारी भयंकर वाली तबाही होती है और ये बस ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्टिव की एक वीकेंड वर्जन होती है। लेकिन लूफिंग यहाँ पे कहता है कि मेरी अब ये परफेक्ट थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है, कंट्रोल में अच्छे से कर पा रहा हूँ और अब तो मैं लॉक भी कर पा रहा हूँ टारगेट एरिया पे कि मुझे कहाँ पे ब्लास्ट करना है। जिसके साथ बूम डिस्ट्रक्टिव पावर्स बहुत ही भयंकर वाली चमकती है। लेकिन ये देखकर लूफिंग थोड़ा सा निराश भी होता है। मतलब लूफिंग अपने उस पावर को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता। वो कहता है कि मेरी जो ये ग्रेट वीकेंड ऑफ पावर डिस्ट्रक्शन से ऑरिजिन डिस्ट्रक्शन से ये सिर्फ महज 50% से बड़ी है। मतलब लूफिंग के लिए 50% भी काफ़ी कम होती है, एटलीस्ट इसको 200-300% तो बढ़नी चाहिए होती है।
अब यहाँ पे बिना लूफेंग टेस्ट किए हुए भी वो ये बता सकता था कि जो वो अगर 1.08 बिलियन ऑरिजिन कोर्स को यूज़ करेगा तो वो उसके डिस्ट्रक्टिव पावर्स को उतना इनहेंस नहीं कर पाएगा। मतलब लूफेंग इतनी आशा लगा के बैठा था कि 200 300 400% तक बढ़ जाएगी। लूफेंग यार उतना निराश हो जाता क्योंकि 50% व्हाट द हैक, इतने से क्या ही होगा। इसके साथ लूफेंग ये भी कहता है कि इस वर्जन में भी बहुत सारी गलतियां से फ्लॉज मौजूद हैं। लूफेंग बस यहाँ पे थोड़ा सा निराश होकर ही रह जाता है क्योंकि उसे चाहिए होती है अपनी हिनवान ब्लेड डाउ को बहुत ही पावरफुल बनाना, इतना पावरफुल कि हिनवान चेस्टर्स के दिल में खौफ पैदा हो जाए। इसके साथ हमें सीन चेंज कर लूफेंग को फिर से दिखाया जाता है जो कि एक एक करके ब्लड क्रेन टेरिटरी के अंदर ही वो हिनवान ब्लेड डाउ के अलग अलग वर्जन्स को क्रिएट करना शुरू कर देता है। उसकी इंसाइट्स और कॉम्प्रिहेंशंस और एनालिटिकल एबिलिटीज बहुत ही भयंकर होती है। इस बात से अंदाजा लगा लो कि लूफेंग बिना थके हुए 10 बिलियन मतलब ओवरऑल कर ले तो 11 बिलियन वर्जन्स क्रिएट कर चुका होता है बिना किसी थकावट के ही। मतलब 11 बिलियन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हिंदी में बताऊं तो 10 अरब के बराबर ये हो जाती है। अब यहाँ पर लूफेंग अपनी पर्सपेक्टिव से जब लूफेंग ब्रेक थ्रू नहीं किया होता है तो उसने हिनवान लाइफ एंड डेड डाउ को क्रिएट करने की भी अटेम्प्ट दी होती है और उसने लगभग 30 मिलियन टाइम्स ही की होती है। ये तो बिलियंस में गई है, लूफेंग महज 30 मिलियन टाइम्स में ही एग्जॉस्ट हो चुका था और ऐसा लगा था कि उसकी सोल दम ड्रेन हो चुकी है। और जबकि लूफेंग अभी इसको 10 या 11 बिलियन लिटरेशंस तक सरपास कर चुका है। तो यहाँ पे लूफेंग की बहुत ही कॉमन सी बात हो चुकी है। इसके साथ लूफेंग कामली कहता है कि मैंने हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई किया है, मैंने 11 बिलियन वर्जन्स को क्रिएट किया है, वो भी लेस देन 30 इपोज में। मतलब 30 इपोज में क्या होता है, लूफेंग ने 30 इपोज के अंदर ही 11 बिलियन वर्जन्स को क्रिएट कर दिया। यहाँ पे सिर्फ 10 बिलियन है लेकिन मैं एस्टिमेशंस के साथ बता रहा हूँ कि टोटल में 11 बिलियन हो जाएंगे। बस महज 73 मिलियन कम थे 11 बिलियन होने से। तो यहाँ पे 11 बिलियन वर्जन्स लूफेंग ने क्रिएट किए होते हैं और उसमें से 11 बिलियन में से सबसे 7 वर्जन्स सबसे आउटस्टैंडिंग होती हैं और वहाँ पर वो भी अभी थोड़ी मोड़ी यार कह सकते हो कि उसमें भी थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन लूफेंग के लिए वो सबसे 7 बेस्ट होती हैं। अल्लो लूफेंग इसमें डॉ ऑफ इटर्नल बनाए होता है और इमॉर्टल करा चुका होता है, लेकिन लूफेंग अपने आप को इसको और भी पावरफुल बनाना चाहता था। जिसके साथ लूफेंग क्या था कि भले इसमें फ्लॉज हो लेकिन मैं अपने ब्लेड को स्लाउटर करते करते परफेक्ट बना सकता हूँ। मुझे और भी किल्स करने होंगे, अटैक करने होंगे, लड़ाई करनी होगी ताकि मैं अपने कॉम्बैट पावर्स को अच्छे से बढ़ा सकूँ। अब यहाँ पे लूफेंग की ऑरा जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में, क्योंकि वो अपने मेन क्लोन को वहाँ बाहर यूज़ कर रहा था उस जगह पे उस ब्लड क्रेन टेरिटरी में। इसी वजह से यहाँ पर लूफेंग अपने एनर्जी को वापस लेना शुरू करता, वो रिगेन करना शुरू करता क्योंकि अब आ चुकी है टाइम बैटल की। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के 19 लेवल को दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली लूफेंग की क्लोन अपनी आंखें खोलती है क्योंकि लूफेंग का क्लोन अब पीक स्टेट में आ चुका था, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया होता। फाइनली वो अपने आंखों को ओपन करता है। लूफेंग वहाँ पे ब्रदर युवान से कहता है कि ब्रदर युवान मैं फाइनली उठ चुका हूँ और मैं नेक्स्ट लेवल में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। जिसके साथ लूफेंग मतलब युवान की क्लोन अपने लूफेंग के सामने मेटेरियलाइज होती है और युवान स्माइल देते हुए कहता कि क्या तुम हर एक लेवल में 1v1 करते हुए जाओगे। मतलब युवान समझ चुका था कि लूफेंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी, तो लूफेंग डायरेक्टली लेवल्स को जंप करके भी आगे जा सकता है। जैसे हम लोग बच्चे में तेज होते हैं तो क्लास जंप कर देते हैं, नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे लूफेंग कहता कि हाँ मैं एक एक करके सारे ओपोनेंट्स को चैलेंज करना चाहूँगा। अब लूफेंग की जो हिनवान लाइफ एंड डेड डाउ थी और जो हाईएस्ट लेवल डिस्ट्रक्टिव पावर्स थी जो कि सेवरिंग पावर होती है, लूफेंग इस पावर से कॉन्फिडेंट था कि वो अपने सांजू के साथ भी फाइट कर सकता है। लूफेंग के पास तो 7 वर्जन ऑफ हिनवान ब्लेड डॉज भी थी जिसकी वजह से लूफेंग की कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बूस्ट हो चुकी थी कि यार वो उन सबसे अच्छे से फाइट कर सकता है और ये ऑपोनेंट्स उसके लिए एक अच्छा सा वेट स्टोन यूज हो सकता है कि वो उन पे अपने स्किल्स को और भी अच्छा कर सके। जिसके साथ युवान अपनी आंखों में वो मनसा दिखाते हुए कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम कैसे प्रदर्शन करते हो। जिसके साथ लूफेंग फाइनली नेक्स्ट स्टेप लेता है और सीधे स्पेस एंड टाइम के बैरियर को तोड़ता हुआ 20 लेवल ऑफ केओस डिस्ट्रक्शंस रियलम में चला जाता है और युवान बस उसको जाते हुए देखता है। जिसके साथ युवान सोचते हुए कहते हैं कि जिंगमैन के ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक लूफेंग अपना सेकेंड हिनवान लेवल डॉ रिफाइन कर रहा है और एक बार वो इसमें ब्रेक थ्रू कर गया तो हमारे
प्रैक्टिसनर फैक्शंस के स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जैसे मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था ना कि आखिर क्यों युवान और बाकी के लॉर्ड्स बीच में नहीं आ रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी लू फेंग की कैपेबिलिटीज़ को जान चुके होते हैं। ऑफ कोर्स मेरी गेस सही निकली, जिसके साथ यहाँ पर युवान कहते हैं कि लू फेंग वो दूसरे काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स को भी अपने टेरिटरी का ही पार्ट मानता है, मतलब कि वो उसको अपना ही परिवार मानता है। वो लू फेंग के उन 500 एपोस के कारनामे को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते और यहाँ पर वो भी साबित हो जाता है कि क्यों वो उसे रोकने के लिए क्यों नहीं आए होते हैं। जिसके साथ वो कहते हैं कि बस इसने तो ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवॉर करने वाले वर्ल्ड ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स तक को मारा था, जिसकी वजह से लू फेंग ने अपनी पावर्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया और दिखाया कि हम लोग और भी ज़्यादा ऑरिजिन वर्ल्ड्स के मालिक बन सकते हैं। अब यहाँ पे युवान जब पहला आदमी बना था तो उसके पास कोई टेरिटरी नहीं था, पहला लॉर्ड बना था तो उसके पास कोई टेरिटरी मौजूद नहीं थी। ये था कि लॉर्ड्स जैसे जैसे बढ़ते जाए तो टेरिटरी कंटिन्यूसली एक्सपैंड होते हुए 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स तक पहुँच चुकी होती है। और यहाँ पर युवान की आंखों में वो टेरिटरी एक्सपैंड होना ही चाहिए। मतलब युवान खुद मानता था कि ये 3600 टेरिटरी कुछ नहीं है, हमें अपने टेरिटरी को और भी एक्सपैंड करना चाहिए। जितने भी बंदे ऑरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करते वो सभी अपने प्रैक्टिसनर फैक्शंस के ही एक पार्ट है। मतलब मैं यहाँ पे गलत कहूँ या फिर सही यहाँ पे कहा जाए तो ये सभी पूरे के पूरे प्रैक्टिसनर फैक्शंस को अपना मान रहे, जो कि यहाँ पे जितने भी ऑरिजिन वर्ल्ड्स मौजूद हैं उसे अपना मान रहे हैं। ये कितना सही है कितना गलत ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें मुझे थोड़ी मोड़ी गलत भी दिखती है, क्योंकि यार ह्यूमैनिस्टर्स, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो जाऊंगा, छोड़ो इस पर बातें नहीं करते हैं। जिसके साथ युवान सोचते हुए कहता है कि फ्यूचर में जब हम लोग अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करेंगे तो लू फेंग पूरे अपने दिलो सपोर्ट से दिलो जान से इसको सपोर्ट करेगा। अब इसके साथ वो अपने क्लोन को डिस्पर्स करते और वो भी अपने ऑरिजिन सिस्टम्स को रिफाइन करना शुरू करते ताकि वो भी अपने आप को लेवल अप करवा सके। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है 20 लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस, जहाँ पे एक बैरन लैंड एस्केप मौजूद होता है। लू फेंग एक वास्ट एक्सपेंस में करता है और वहां पर लू फेंग को एक टावरिंग फिगर दिखता है जो कि एक आइस माउंटेन के जैसा रिजेंबल कर रहा होता है, जो होता है बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर। बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर स्लोली अपनी आंखों को ओपन करता है और वहां पर उसके पास केओस डिस्ट्रक्टिव रियलम की फैब्रिक तक मौजूद होती है, वो उसी में फ्यूज होता है। जिसके साथ लू फेंग उसका नाम पुकारता है बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर। जिसके साथ बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर भी स्माइल करते हुए कहता है कि फाइनली तुम यहाँ आ चुके हो, तो बताओ मैं तुम्हें कैसे असिस्ट करूं। अब ये बंदा लू फेंग के लिए कुछ ज्यादा इंतजार किया था, इतना तो कोई अपना प्रेमिका के लिए भी इंतजार नहीं करता जैसे मैं अपनी बंदी के लिए इंतजार कर रहा हूँ। जिसके साथ दिखाया जाता है कि बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर्स ने ऑलरेडी रिसर्च कर डाली होती लू फेंग के ऊपर और यहाँ पर वो ये तैयार हो चुका था कि वो लू फेंग के साथ कॉर्पोरेट करेगा ताकि वो लू फेंग की डिग्निटी के मतलब वो खुद की डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर वो लू फेंग से फाइट करने जाएगा, लू फेंग को वो थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट करेगा, उसको उलझाएगा और उसकी बातें नहीं मानेगा तो लू फेंग उसको कूट डालेगा, उसकी डिग्निटी पूरी तरह से चूर चूर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो देखा कि कासिम यहाँ पर बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर्स फ्रेंडली टोन में लू फेंग के साथ बात कर रहा है, तो लू फेंग भी इस मसले को पुश नहीं करता, वो भी कहता है ठीक है बच्चा है जाने दो क्या ही होगा। जिसके साथ लू फेंग कहता है कि मैं बस यहाँ पे तुम्हारे असिस्टेंस को रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम और अपने सारे रियलम इनवॉइस के साथ मुझ पर अटैक करो, मैं यहाँ पे उन सारे अटैक्स को अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। जिसको देखकर बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर्स भी अपने खुलेआम दिलों से हंसते हुए कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे अटैक करूँगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे और रियलम इनवॉइस के साथ फेस कर लोगे, इतना भी आसान थोड़ी ना। जिसके साथ वो कहता है बी केयरफुल और वो अपने रियलम इनवॉइस के साथ अपने लू फेंग पे अटैक कर देता है। इसके साथ बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर अपने हाथों को एक्सटेंड करता है, उसका पान बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर से बाउंडलेस कोल्डनेस निकल रही होती है जो कि बहुत ही बड़ी हो जाती है और वहाँ पर एक फोर्स्ड आइस की मतलब पूरी तरह से वो उसके हाथ बर्फ से जमे होते हैं और उसके ऊपर 120 डार्क फिगर जो कि रियलम इनवॉइस होते हैं वो सभी मिलकर अपने लू फेंग पर अटैक करता है और वो कहता है कि चलो मैं यहाँ आ रहा हूँ। इसके साथ हमें बताया जाता है कि बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर की हाथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती है जो कि लू फेंग बच्चा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर लू फेंग उस हैंड की पावर्स को देखकर लू फेंग भी सरप्राइज हो जाता कि बंदे की पावर्स तो सच में काफ़ी अच्छी खासी है। वो यहाँ पे अंदर ही कहता है कि ये ब्रदर बिंग फेंग हिनवान एंचेस्टर्स की पावर्स तो अपने ब्रदर युवान को भी टक्कर दे सकती है। अनलाइक युवान अपने फॉर्मेशंस पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं, इस बंदे के पास फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ थी और इसकी ऑफेंसिव कंपैटिबिलिटीज तो और भी फॉर्मिडेबल हो जाती, मतलब इसके पास बॉडी भयंकर वाली थी,
अटैकिंग कैपेबिलिटीज भयंकर वाली थी, मतलब और तुम्हें क्या ही चाहिए। जिसके साथ बूम एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो बंदा अपने हाथों से और लू फेंग पे 120 रॉयल इनवॉइस से अटैक करता है और वहाँ पर लू फेंग बहुत ही पीछे तो नहीं जाता, मतलब पीछे हटता नहीं है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि जोर का ब्लास्ट तो होता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है ना तो बिंग फेंग हिनवान चेस्टर को अपने हाथों में पेन होता है, मतलब वहां पर उसके हाथ छिल जाते, कट जाते या फिर क्या होता है, लेकिन उसे नहीं पता चलता, लेकिन उसके हाथों में पेन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जो मैंने कहा कि वो बहुत दूर गया, लेकिन लू फेंग जरा सा हिलता भी नहीं है। वो एक पहाड़ की तरह वहां पे खड़ा था, जैसे कोई हथौड़ी छेनी से उस पर वार कर रहा है और पहाड़ हिलती नहीं, वैसे ही लू फेंग पे भी वाह होता है। वो बस वहां पे खड़ा होकर उसी मैसिव पान स्ट्राइक्स को देखता है, अपने तरफ आते हुए 120 रॉयल इनवॉइस को देखता है। अब यहाँ पे लू फेंग ने इतने सारे मिस्ट्रीज को पहले ही देख रखा था, 20 लेवल्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव पावर्स, माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी को देख रखा था। तो लू फेंग को यहाँ पे रॉयल इनवॉइस और अपने इन सब के पावर्स को देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लू फेंग ने ऑलरेडी सबको अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर रखा होता है। जिसके साथ बिंग फेंग हिनवान चेस्टर को रियलाइज होता कि क्यों उसके हाथों में पेन होना शुरू हो चुका है, क्योंकि लू फेंग की बॉडी एक ब्लेड बन चुकी होती है। उसकी पान उसके एजेस से स्ट्राइक करते और उसके हाथों में वाउंड हो जाती है। लू फेंग दिखाया जाता है कि लू फेंग के पास अपनी 1.08 बिलियन ओरिजिन कोर्स सर्कुलेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर्स, उसकी बॉडी एक पूरी तरह से ब्लेड में ही ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। सडनली लू फेंग मूव करता है और यहाँ पर लू फेंग के अटैक करने की बारी होती है, जिसके के साथ लू फेंग अपने एक ब्लेड के साथ उसके पान को खींच देता है, उसके अंदर कट कर देता है और वहाँ पर एक मैसिव आईसी हैंड स्लाइस हो जाती है। एक बहुत ही बड़ा फिगर इमर्ज होता है, इसके साथ वहाँ पर धमाके होने लगता है और साथ तरफ नेटवर्क होने लगता है। मतलब यहाँ पर लू फेंग अटैक करता है, वह अटैक सीधे हिनवान चेस्टर के सीने पे जाके लगती है। यहाँ पर वो सीना बहुत ही चौड़ा होता है, 36 इंच की सीने की चौड़ी होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वाउंड हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। लेकिन एक ह्यूमन चेस्टर्स के लिए उतनी डैमेज कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो बड़ी आराम से उसको हील कर लेते हैं। और यहाँ पर ये समझो कि लू फेंग अपने मोटिव से नहीं अटैक कर रहा है, वो बस यहाँ पे अपने ओपोनेंट के पावर्स को टेस्ट कर रहा है, अपने सिंपल पावर्स को यूज़ कर रहा था कि वो कितना ही जहाँ पावरफुल है। यहाँ पे कोई भी लू फेंग खतरनाक वाली पावर्स को यूज़ नहीं कर रहा होता। इसके साथ उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी होती है, जिसको देखकर लू फेंग सोचता है कि इसकी फिजिक्स तो कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग है। जिसके साथ लू फेंग अपने व्हील को शिफ्ट करता है। इसके साथ लू फेंग अपने फिर से उसी लाइट ब्लेड को यूज़ करता है, वो वहाँ से एकदम से गायब हो जाती है। मतलब लू फेंग अपने इनविंसिबल ब्लेड को यूज़ कर रहा होता है। अब ये ब्लेड वो शायद उसके अंदर जा चुकी होती है, जो कि इस पर बार बार अटैक करना शुरू हो जाती हैं। और जो बिंग फेंग हिनवान चेस्टर की जिसकी बॉडी आइस से बनी होती है, वो धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो जाती है और लेयर बाय लेयर राख बनने लगती है। अब यहाँ पे उसको कोई भी आइडिया नहीं होता कि ये ब्लेड विजिबल कैसे हो गया, नॉन विजिबल कैसे हो गया, इनविजिबल कैसे हो गया है। लेकिन हिनवान चेस्टर को यह महसूस हो रहा था कि उसकी इमेंस बॉडी वाइटैलिटी को लूज करना शुरू हो चुकी है, उसकी वाइटैलिटी धीरे धीरे खत्म हो चुकी है लू फेंग के उस अटैक के कारण। अब यहाँ पर ऐसे ही लू फेंग के बारे में बताया जाता था कि कैसे प्रीवियसली लू फेंग के ये वाली अटैक वो ज़्यादा यूजफुल नहीं हुआ करती थी, मतलब बहुत ही कम इफेक्ट रहा करती थी। यहाँ पे कह सकते हो कि इस पर इफेक्ट तो रहा ही नहीं करती थी। लेकिन यहाँ पर लू फेंग उस समय इस अटैक्स को इंपॉर्टेंट दिया भी नहीं करता। पहले भी लू फेंग के पास इनविजिबल वाले अटैक्स थे, लेकिन जब कि लू फेंग ने अपनी पावर्स को बढ़ा लिया तो ये इनविजिबल वाली अटैक्स भी काफ़ी अच्छा खासा डैमेज शुरू कर दी होती है। इसके कारण यहाँ पिंक फेंग चेस्टर्स को भी वाइटैलिटी खत्म, लॉस होने का सामना करना पड़ रहा था। जिसके साथ पिंक फेंग हिनवान चेस्टर्स वहाँ पे यार हैरान हो जाता है और कहता कि ये इनविजिबल ब्लेड मुझे हार्म कैसे फैला सकती है। वो वहाँ पे देखता है, मतलब वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहले लू फेंग के इस पावर्स को देख रखा था। कैसे लू फेंग जब इस पावर से अटैक कर रहा था तो बाकी के हिनवान चेस्टर्स को कोई फर्क पड़ा ही नहीं था, लेकिन जब लू फेंग इस पर अटैक किया तो यार उसको डैमेज हो रहा था, उसकी वाइटैलिटी लूज होने लगी थी। जिसके साथ लू फेंग भी वहाँ पे अपने आप को सामने ले आता है। अब यहाँ पे लू फेंग खड़ा होकर थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूज होता है, मतलब लू फेंग अपनी पावर्स के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और कहता है कि मैंने दो पार्ट्स को मिला दिया है, जैसे कि मेरे सेवरिंग लाइफ इफेक्ट और भी बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर इसमें सिर्फ वाइटैलिटी को ही कम करने की पावर से इसमें कोई भी डेथ नहीं है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि लू फेंग के पास जो पावर्स थे, जो इनविंसिबल शॉट की पावर्स होती, जो ब्लेड की पावर्स थी, वो सिर्फ वाइटैलिटी को खींच रही होती है, उसको काट रही, उसको ख़त्म कर रही होती है। वहाँ पर वो किसी मैटर को ख़त्म नहीं कर रही होती, ना ही किसी
स्पेशल एनर्जी को टारगेट कर रही थी। मतलब होता है ना कि यार वाइटैलिटी के अलावा भी ह्यूमन चेस्टर्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन ये जो ब्लेड होती है ये सिर्फ उनके वाइटैलिटी को ही निचोड़ रही होती है, उसको ख़त्म कर रही होती है, जो कि लू फेंग को कहीं ना कहीं थोड़ा कम लगता है, क्योंकि वाइटैलिटी से कुछ नहीं होता जब तक कि उन्हें अच्छे से कमज़ोर ना कर दिया जाए। जिसके साथ वहाँ पे वो इन्हीं सब के बारे में सुनने लगता है। अब इस क्लास में जो कि लू फेंग और बिंग फेंग ह्यूमन चेस्टर्स के बीच में हुई थी, तो लू फेंग को अपने सेवरिंग लाइफ फोर्स के पावर्स के बारे में थोड़ी अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होती है। लू फेंग को इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होता कि ये कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग है। इसके साथ वहाँ पे वो सोचता है कि ये मेरी ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस के पावर्स की जैसी हैं जो कि किसी एनिमीज को क्रश करती है। और यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे लू फेंग अपनी बकवास अपनी ज्ञान देना शुरू करता है कि उसे क्या क्या करना चाहिए। लू फेंग ये कहता है कि मेरी सेवरिंग लाइफ फोर्स पावर्स वो मुझे परफेक्टली सूट करती है, लेकिन इसके अलावा मुझे दूसरी टेक्निक्स भी रिफाइन करनी होगी ताकि मैं दूसरे टेक्निक्स को रिफाइन करके अच्छे खासे बंदों को मार सकूं। जिसके साथ लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है। लू फेंग बैटल के बीच में ही अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे सिक्लूजन और मेडिटेशन से ही कोई बंदा अपने आप के पावर्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता, बल्कि उसे फाइट भी करनी पड़ती है। लू फेंग फाइट करते करते अपने आप को पावरफुल बनाने लगता है। जिसके साथ बिंग फेंग ह्यूमन चेस्टर लू फेंग से पूछता कि लू फेंग क्या आप और भी फाइट करना चाहते, मतलब वो भी समझ चुका था कि लू फेंग यहाँ पे बड़ी आसानी से जीत जाएगा और लू फेंग यहाँ पे कोई मेहनत भी नहीं कर रहा, बस वो यहाँ पे अपने गेम्स को ले रहा था। और यहाँ पे बैटल थोड़ी मोड़ तक चलती है, थोड़ी देर तक ही चलती है। जिसके साथ यहाँ पे हमें बताया जाता है कि भले ही लू फेंग और बिंग फेंग ह्यूमन चेस्टर्स की बैटल बहुत ही कम चली थी, लेकिन वो काउंटलेस इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेसेस में से काउंटलेस ह्यूमन चेस्टर्स एंशिएंट बीइंग्स के अटेंशन को अपनी तरफ ड्रॉ कर चुका होता है। और इस बैटल से जो देख पाता है कि कैसे प्राउड बिंग फेंग ह्यूमन चेस्टर्स जो कि इतना ज़्यादा एरोगेंट हुआ करता था, वो लू फेंग के ऊपर जहाँ सा भी एडवांटेज नहीं ले पाया। वो यहाँ पे लू फेंग का कोई सामना कर ही नहीं सकता। जिसके साथ यहाँ पर वो सोचने लगता है कि ये बात है कि हम लोग ऑलरेडी लू फेंग के पावर्स के बारे में जान चुके हैं। लॉर्ड लू फेंग की स्ट्रेंथ तो सच में सांजू के कंपेरेबल हो चुकी है। बिंग फेंग ह्यूमन चेस्टर्स तो ये सरप्राइज वाली बात नहीं है कि वो उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं। और ये कन्फ्रंटेशन सबके एक्सपेक्टेशंस के अंदर ही होता है। जिसके साथ फाइनली यहाँ पे बिंग फेंग ह्यूमन चेस्टर्स हार जाता है और यहाँ पे लू फेंग आगे बढ़ता है। लेकिन शॉक कर देने वाली बात तब होती जब लू फेंग से बिंग फेंग ह्यूमन चेस्टर्स जीत जाता, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला था। जिसके साथ फाइनली हमें 21st लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस का सीन दिखा जाता है। और यहाँ पर जो भी पिछली बातें थी वो बकवास थी। फाइनली बैटल्स तो यहाँ से शुरू होने वाली, क्योंकि 21st एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में कोई और नहीं, इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन चेस्टर। हमें पता है कि इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन चेस्टर किस तरह का बंदा है। वो लू फेंग से ऐसे सपोर्ट नहीं करेगा, कहेगा कि तुम मुझसे अपने कल्टिवेशंस में श्रेष्ठ करवा देते हो, अरे तुम क्या ही जानो। और वो लू फेंग पे पूरी जोर से अटैक करेगा, जहाँ पे लू फेंग अपनी पावर्स को शोकेस करके सारे ह्यूमन चेस्टर्स को शॉक में डाल देगा। लेकिन चैप्टर्स थोड़ी मोड़ी और बाकी है। इसके साथ यहाँ पे इन्फिनाइट ह्यूमन चेस्टर्स भी लू फेंग को अपने केओस से डिस्ट्रक्शन में आते हुए दिखता है। वो भी हैरान हो जाता कि लू फेंग इतना जल्दी कैसे आ गया। उसने एक्सपेक्ट किया था कि लू फेंग 20 लेवल में 2 से 3 एपोज, मतलब 1-2 एपोज तो वहाँ पे स्टे करेगा ताकि वहाँ पे वो रियलम एनवॉइस को स्टडी कर सके। लेकिन इसी के साथ लू फेंग उसकी तरफ देखने लगता है। लू फेंग के अंदर वही फाइटिंग स्पिरिट फिर से जाग उठती है, क्योंकि वह इस बंदे पे तो रहम दिखाने वाले से नहीं। इसके साथ हमें यह भी बताया जाता है कि बिंग फेंग ह्यूमन चेस्टर से कंपैरिजन की जाए तो यार अपने इस बंदे की पावर्स, डिफेंस और अटैक्स वो यार सच में फॉर्मिडेबल होते हैं। और यहाँ पर लू फेंग इससे ही फाइट करना चाहता था, क्योंकि ये इसको अपनी औकात दिखाना चाहता कि देखो बंदे तुम फाइट करना चाहते ना तो आ जाओ, मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं कितना ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। अब यहाँ पे हमें इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन चेस्टर्स की थोड़ी एबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है कि इसकी क्या क्या एबिलिटीज़ होती हैं। ये बंदा अपने साइज़ को अपने विल के मुताबिक चेंज कर सकता। मतलब हमने देखा कि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑरिजिन वर्ल्ड की जितनी बड़ी हो जाती थी। ये वर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकता है और ये बहुत ही चालाक वाले अटैक्स करता है। मतलब ये बंदा बहुत ही कनिंग है, मतलब इसको गिरी हुई हरकतें करना पसंद है। ये लेक्स लूथर के जैसा जो कि सुपरमैन वाले हैं। लेक्स लूथर किसी भी गिरी हुई हरकतों से सुपरमैन को मारने के लिए जा सकता है, वैसा ही ये बंदा भी अपनी किसी भी गिरी हुई हरकतों पे जा सकता है, अपनी ब्लेड टेक्निक्स को यूज़ कर सकता है। और लू फेंग इसी पे अपने ब्लेड टेक्निक्स को ही यूज़ करने वाला था, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल बंदा है और लू फेंग अनप्रेडिक्टेबल पे अच्छे से अपने ब्लेड्स को यूज़ कर सकता है। जिसके साथ यहाँ पे और भी बातें होती हैं
और ये भी था कि बिंग फैंग हिनवानचेस्टर्स वो यार वो अपने अटैक्स को डॉज नहीं करता, लेकिन ये बंदा डॉज भी करेगा, अटैक्स भी करेगा। मतलब यार बिंग फैंग हिनवानचेस्टर्स की बॉडी काफ़ी फॉर्मिडेबल थी, लेकिन ये बंदा उतना नहीं करेगा, ये अटैक्स को डॉज करेगा ही, जिसकी वजह से लू फेंग और इसके बीच में अच्छी खासी फाइट हुई, जहाँ पे लू फेंग अच्छा खासा सीख सकता है। जिसके साथ वहाँ पे लू फेंग बस इतना ही कहता है, इन्फिनाट सरपेंट हिनवानचेस्टर मैं तुमसे बस ये कहा कि अपना सब कुछ दे दो, और लू फेंग उसी की तरफ देखने लगता है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनाट सरपेंट हिनवानचेस्टर्स लू फेंग से कहता कि क्या मैं तुम्हारा प्रैक्टिस में तुम्हारा साथ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बस इतना देख रहा था कि लू फेंग प्रैक्टिस कर रहा, तो लू फेंग को प्रैक्टिस नहीं करने दे सकता। और यहाँ पर ये बंदा नाइट्स ऑफ रिंग्स का लीडर था, तो आखिरकार ये बंदा लू फेंग की बातों को कैसे मान सकता था, इसकी भी तो कुछ इज्जत होती है। जिसके साथ वो कहता है कि मैं तो नहीं करूंगा, जिसको सुनकर लू फेंग कहता है कि नहीं करोगे तो मुझे तुम्हें फोर्स करना होगा। जिसके साथ यही एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं कल अच्छी खासी बैटल में, तो तब तक के लिए बाय।